हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेहरूज थॉट ऑन इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब पंडित नेहरू का इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर क्या विचार था, क्या व्यूज थे, क्या थॉट था। जब मैं इंडियन सिविलाइजेशन की बात करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ। इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि कैसे पिछले कई हजारों सालों से लोग इस देश में रह रहे हैं, उनका जो वे ऑफ लिविंग है फ्रॉम लास्ट सेंचुरीज, उसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं, उसी को हम इंडियन सिविलाइजेशन कहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज अबाउट बिल्डिंग्स एंड किंग्स, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन सिर्फ बिल्डिंग्स और किंग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडियन सिविलाइजेशन इज अबाउट कि कैसे पिछले हजारों सालों से लोग इस देश में रह रहे हैं, लोगों का वे ऑफ लिविंग क्या है, उसी को इंडियन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं, बड़े बड़े राजा इस देश में हुए और वही सिविलाइजेशन है। किंग्स एंड बिल्डिंग्स जो है वो सिविलाइजेशन का पार्ट जरूर हो सकते हैं, बट सिविलाइजेशन इज मोर देन बिल्डिंग्स एंड किंग्स। इट्स अबाउट द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल फ्रॉम लास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो जब मैं नेहरू की बात करता हूं तो नेहरू ने इंडियन सिविलाइजेशन को किस तरीके से देखा। नेहरू कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं पे रुकी हुई है। इंडियन सिविलाइजेशन कोई स्टैटिक नहीं है, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन कोई एंशियंट पास्ट की ग्लोरी नहीं है कि हम कह रहे हैं कि भारत जो है वो एंशियंट टाइम्स में बहुत अच्छा होता था। हम कह रहे हैं, हम बार बार एंशियंट इंडिया को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नेहरू कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो वक्त के साथ इवॉल्व हो रही है, लोगों के रहन सहन का तरीका बदल रहा है, लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग मॉडर्निज्म के साथ अडेप्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने अपना जो कल्चर है, अपने जो ट्रेडिशंस हैं और जो अपना एंशिएंट पास्ट है, उसको भी नहीं भूला है। समझ आ रही है। नेहरू बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एक जगह पे रुकी नहीं हुई है, बल्कि इंडियन सिविलाइजेशन समय के हिसाब से अपने आप को बदलती रहती है, समय के हिसाब से इवॉल्व हो रही है। लेकिन उसी के साथ साथ इंडियन सिविलाइजेशन ने अपनी रूट्स, अपनी जो जड़ें हैं उसको नहीं भूला है। इंडियन सिविलाइजेशन ने अपने कल्चर को नहीं भूला है। इंडियन सिविलाइजेशन ने अपने ट्रेडिशंस को नहीं भूला है। इंडियन सिविलाइजेशन ने अपने एंशिएंट पास्ट को नहीं भूला है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एक रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये समय के साथ इवॉल्व हो रही है। इट्स लाइक अ रिवर, इट्स नॉट लाइक अ पॉन्ड। ये एक दरिया की तरह है जो बह रहा है। ये एक पॉन्ड की तरह नहीं है, एक तालाब की तरह नहीं है जो जिसका पानी एक जगह पे रुका हुआ है, बल्कि ये एक दरिया की तरह है जो बह रहा है और अपने साथ कई सारी चीजों को समेट रहा है। और इसी तरीके से इंडियन सिविलाइजेशन ने भी वक्त के साथ कई सारी चीजें अपने साथ जो है अडैप्ट की है, उनको समेटा है। अगर आप एंशिएंट टाइम्स की बात कर लें तो वैदिक जो हमारा कल्चर था, या जो वैदिक ट्रेडिशन था, जो हमारे वेदास थे, जो हिंदुइज्म था, उसने इंडियन सिविलाइजेशन को डोमिनेट करके रखा हुआ था। फिर यहां पे मुगल्स आ गए, हमने मुगल्स को भी अडॉप्ट कर लिया, मुगल्स को अडॉप्ट कर लिया, हमने इस्लाम को अडॉप्ट किया हिंदुस्तान के अंदर। जब अरब्स इन्वेजन्स हिंदुस्तान के अंदर हुई, जब अरब मुल्क के लोग हिंदुस्तान के अंदर रूल करने आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान अरब बन गया पूरे तरीके से, बल्कि हिंदुस्तान ने अलग तरीके से उन अरब इन्वेजन्स को और साथ ही साथ जो इस्लामिक इन्वेजन्स थी, जो इस्लाम था, उसको भी अडॉप्ट कर लिया। उसी के साथ साथ जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे अंग्रेज हो गए, लेकिन हमने अच्छी चीजें उनमें से अडॉप्ट कर ली। हमने साइंटिफिक थिंकिंग, मॉडर्न एजुकेशन, रेलवेज, उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी, उसी के साथ साथ जो मॉडर्न चीजें थी हमने उनसे सीखी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी तरह अंग्रेज हो गए, हम उनके बेसिकली हमने उनको ब्लाइंडली कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे व्यूज हैं नेहरू के इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर, उसी को हम डिटेल तरीके से स्टडी करेंगे। अभी अगर आपको मेरी बातें नहीं भी समझ आई हैं तो आगे समझ आ जाएंगी। सबसे पहले ये समझिए कि नेहरू एक किताब लिखते हैं, जिस किताब का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और उसी के अंदर वो इंडियन सिविलाइजेशन को एक फिक्स एंशिएंट ग्लोरी नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एक लिविंग इवॉल्विंग प्रोसेस है। हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन वक्त के साथ इवॉल्व होती जा रही है, इसने कई सारी चीजों को अपने अंदर अडॉप्ट किया है और ये समय के साथ अपने आप को बदल रही है। लेकिन इसने अपना जो एंशिएंट पास्ट है, जो हमारा प्राचीन भारत है, उसको भी नहीं भूला है, अपनी जड़ों को नहीं भूला है, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को भी नहीं भूला है। हम इंग्लिश तो जरूर बोल रहे हैं, लेकिन हमने हिंदी नहीं भूली, लेकिन हमने अपना कल्चर नहीं भूला। हम वेस्टर्न ड्रेसेस तो जरूर पहनते हैं, लेकिन अपनी जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस थी हमने वो नहीं भूली हैं। ये नेहरू कहने की कोशिश कर रहे हैं।
तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला मुल्क है और ये इंडियन सिविलाइजेशन का कोर है। इंडियन सिविलाइजेशन मैंने आपको बताया, इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब हुआ कि इस देश में हजारों सालों से लोग कैसे रह रहे हैं। तो हिंदुस्तान की जो इंडियन सिविलाइजेशन है, उसके अंदर हमें ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला एलिमेंट देखने को मिलता है। ये इंडियन सिविलाइजेशन का कोर है, ये इंडियन सिविलाइजेशन का जो है वो मेन प्रिंसिपल है, कोर इसकी वैल्यू है। क्योंकि हिंदुस्तान में यूनिटी है डाइवर्सिटी में, हिंदुस्तान में डाइवर्स मतलब अनेकता है। हमारे पास अलग अलग तरह के रिलीजन्स हैं, अलग लैंग्वेजेस हैं, कास्ट हैं, कस्टम्स हैं, रिलीजन्स हैं, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग रेसिस। लेकिन ये सब डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में यूनिटी है और यही हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाता है। यूनिटी कैसे है? यूनिटी इसलिए है क्योंकि हमारे कुछ शेयर्ड फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं। जैसे कि हिंदुस्तान के लोग टॉलरेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी लैंग्वेज से हो। टॉलरेंस का मतलब हम सहनशीलता को अडॉप्ट करते हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते हैं, हम जो है वो कट्टर लोग नहीं होते हैं, बल्कि हम एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। अगर हमारा कोई पड़ोसी मुस्लिम है तो हम उसकी भी उतनी ही इज्जत करते हैं। हम उसकी ईद में, जब वो ईद मनाता है तो हम उसमें शामिल हो जाते हैं, और वो हमारा पड़ोसी मुस्लिम जो है वो हम जब हिंदू दिवाली मनाते हैं तो उसमें शामिल हो जाता है। सो वी पीपल आर वेरी अडेप्टेबल, वी आर टॉलरेंट पीपल, एंड दिस इज द शेयर्ड फिलोसॉफिकल आइडिया ऑफ इंडिया। उसी के साथ साथ हमारा कल्चरल इंटरेक्शन है, हमारा जो कल्चर है, हम एक दूसरे कल्चर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हम डोगरास की रिस्पेक्ट करते हैं, हम कश्मीरी कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम भद्रवाही कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम राजस्थानी कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम हरियाणवी कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम गुजराती कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम अलग अलग कल्चर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे कल्चर्स आपस में घुल मिल जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए हम यूनाइट हैं। उसी के साथ साथ लॉन्ग हैबिट ऑफ को एक्सिस्टेंस, और हमें लंबी आदत पड़ चुकी है एक साथ रहने की, एक साथ जो है वो एक साथ मिलकर रहने की। इसलिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी दूसरे धर्म का हो, किसी दूसरे भाषा का हो, लेकिन हम सबको ये आदत है कि हम हिंदुस्तान में पिछले कई हजारों सालों से रह रहे हैं और हमारी ये आदत है जिससे कि हम आज भी यूनाइट हैं। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला एंगल है, नेहरू कहते हैं कि ये इंडियन सिविलाइजेशन का कोर है और यही इंडियन सिविलाइजेशन के सेंटर में आता है। उसके बाद नेहरू कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एज अ कंटिन्यूअस फ्लो, नॉट अ फ्रोजन पास्ट। हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन एक कंटिन्यूअस फ्लो है, ये समय के साथ इवॉल्व हो रही है, समय के साथ बदल रही है। ये एक कोई फ्रोजन पास्ट नहीं है। हम कहें कि जब मैं इंडियन सिविलाइजेशन की बात करूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एंशिएंट टाइम्स की ग्लोरिफिकेशन करना स्टार्ट कर दें। हमारा एंशिएंट टाइम अच्छा था। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि एंशिएंट टाइम्स की हम ग्लोरिफिकेशन करना स्टार्ट कर दें? क्योंकि आपने आज के टाइम पे देखा होगा कुछ लोग बार बार हिंदुस्तान के अंदर ये बात करते हैं कि हम भारत को एंशिएंट टाइम्स में ले जाना चाहते हैं, वैदिक समय में ले जाना चाहते हैं, उस समय में ले जाना चाहते हैं जहां पे गुरु शिष्य की परंपरा होती थी। हम हिंदुस्तान को आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले ले जाना चाहते हैं, जब हमारे पास ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा का डोमिनेशन हुआ करता था, जब हमारे यहां जो है वो वैदिक काल हुआ करता था। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। नेहरू कहते हैं कि हम कोई एक फ्रोजन पास्ट थोड़ी है। हमारी सिविलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ वैदिक सिविलाइजेशन नहीं है, उसके बाद भी हम इवॉल्व हुए हैं। हमारी सिविलाइजेशन बदलती रही समय के साथ। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमने अपना इतिहास भूल दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात ही नहीं करेंगे, लेकिन एंशिएंट सिविलाइजेशन की हम बात करेंगे। हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको भूले नहीं हैं, हम कल्चर को भूले नहीं हैं, हम ट्रेडिशन को भूले नहीं हैं, लेकिन हम वहां तक सीमित नहीं होना चाहते, हम स्टैटिक नहीं होना चाहते। जो भी इंसान कहता है कि हम 2000 साल पहले चले जाना चाहते हैं, लेट अस टेक इंडिया बैक टू इट्स एंशिएंट टाइम्स, he is fool person, he is foolish person, he is absolutely rubbish, he is talking absolutely rubbish and nonsense। आप बेसिकली ये अगर कहते हो कि हम इतिहास में वापस जाना चाहते हैं, हम एंशिएंट टाइम से वापस जाना चाहते हैं, इसलिए इसका मतलब आप मूर्ख हैं,
आप जो है वो पूरा का पूरा समय को आप जो है वो चैलेंज कर रहे हो, आप टाइम को चैलेंज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि आप पीछे चले जाना चाहते हो। अरे पीछे जाना नहीं है, आगे जाना है। हमें उन चीजों को भी याद रखना है, लेकिन समय के हिसाब से इवॉल्व होना है। तो नेहरू कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एक पॉन्ड, एक तालाब की तरह नहीं है, एक दरिया की तरह है जो बहती जा रही है। कई सारी चीजों को आपस में अपने अंदर जो है वो समेटे चलता जा रहा है। ये एक ऐसा दरिया है जो कई सारी चीजों को आपस में समेटे चलते जा रहा है। तो हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन जो है वो वक्त के साथ इवॉल्व हो रही है। इट हैज फ्लोड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू मॉडर्न एज। ये एंशियंट टाइम्स से चलती हुई मॉडर्न एज तक आप पहुंची है। एंशियंट टाइम्स में हमारे पास ऋग्वेदास, हमारे पास जो है वो वैदिक काल हुआ करता था, वैदिक टाइम्स हुआ करते थे। फिर हमारे पास मेडिवल टाइम्स में हम सल्तनत पीरियड को कैसे भूल सकते हैं, हम मुगल्स का इन्वेशन कैसे भूल सकते हैं, उनका जो न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था हिंदुस्तान में कैसे भूल सकते हैं, ताजमहल को कैसे भूल सकते हैं, उनका जो हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को लाना है वो हम कैसे भूल सकते हैं, इंडो इस्लामिक जो कल्चर हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ हम वो कैसे भूल सकते हैं। वो भी हमारी सिविलाइजेशन का पार्ट है। हमारी सिविलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं है। और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आए, उनका यहां पे पार्लियामेंट लाना, उनका डेमोक्रेसी लाना, उनका मॉडर्न एजुकेशन लाना, उनका रेलवेज लाना, वो हम कैसे भूल सकते हैं। और जब हम ब्रिटिशर्स और मुगल्स की बात कर रहे हैं तो हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे, और ना ही हमने उनको ब्लाइंडली एक्सेप्ट किया। उनमें जो अच्छी चीजें थी हमने उनको एक्सेप्ट किया, हमने उनकी चीजों को इंडियन बना दिया, हमने हर एक चीज को इंडियन टच दिया। मगर अगर मुगल्स ने अपना कोई डिजाइन की बिल्डिंग हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की तो हमने उसको थोड़ा सा इंडियन टच करके मॉडिफाई कर दिया। ये नेहरू कहने की कोशिश कर रहे हैं। इट एब्जॉर्ब्ड मेनी इन्फ्लुएंसेस, इसने कई सारे इन्फ्लुएंसेस को एब्जॉर्ब किया है। हिंदुस्तान ने कई सारे इन्फ्लुएंसेस, कल्चर्स, ट्रेडिशंस, इन्वेशंस को अपने अंदर समेटा है। कैसे समेटा है? मुगल्स हिंदुस्तान में आए, इस्लाम हिंदुस्तान में आया, जो अरब्स थे वो हिंदुस्तान में आए, सेंट्रल एशियंस हिंदुस्तान में आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तानी पूरा का पूरा अरब हो गया, हिंदुस्तानी ब्रिटिश हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान ने उनका जो भी कल्चर, ट्रेडिशन और उनका जो रीजन था उसको इंडियन टच दे के मॉडिफाई किया। हिंदुस्तान के दिल में सबके लिए जगह है। हिंदुस्तान एक सपना है, ख्वाब है, और उस ख्वाब में हर किसी के लिए जगह है। ये बेसिकली नेहरू कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स आए तो हमारे दिल में उनके लिए भी जगह थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तानी पूरे ब्रिटिशर्स हो गए, या हिंदुस्तानी पूरे के पूरे मुगल्स हो गए, या हिंदुस्तानी पूरे के पूरे अरब्स हो गए। नहीं, हमने उनकी चीजों को अडेप्ट किया, कॉपी नहीं किया, ब्लाइंडली हमने उनको फॉलो नहीं किया, बल्कि अच्छी चीजें कॉपी की और उनको मॉडिफाई किया, उनको एक इंडियन टच दिया। ये नेहरू कहने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए वो रील मुझे बहुत पसंद है जो मेरे फीड पे आती है। उसमें वो लड़का कहता है कि मेरे दादाजी कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ख्वाब है और इस ख्वाब में हर किसी की जगह है। बात तो सच है, हिंदुस्तान सच में एक ख्वाब है, और इस ख्वाब ने, ये जो हिंदुस्तान का ख्वाब था, इसमें कई सारे लोग, मतलब इसके लिए, इसमें हर किसी के लिए जगह थी। मुगल्स आए, उनके लिए भी यहां पे जगह थी, ब्रिटिशर्स आए, उनके लिए भी जगह थी, शाकाज आए, उनके लिए भी जगह थी, पार्थियंस आए, उनके लिए भी जगह थी, सेंट्रल एशियंस आए, उनके लिए भी जगह थी, इवन कि जब अपना जो आर्यंस आए उनके लिए भी जगह थी। हर किसी के लिए इस ख्वाब के अंदर जगह है, राइट। ख्वाब तो ख्वाब होता है ना, सपना तो सपना होता है ना। सपने के अंदर किसी के लिए भी जगह होती। क्या पता मेरे सपने के अंदर ऐसा हो जाए कि मैं मोदी जी के साथ बैठ के खाना खा रहा हूं, भाई सपने में कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से हिंदुस्तान भी ख्वाब है और इसमें हर किसी की जगह है। वो मुझे बहुत पसंद है। Yet it maintained a distinct personality। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने कई सारे इन्फ्लुएंसेस को एब्जॉर्ब किया, कई सारे कल्चर्स को एब्जॉर्ब किया, कई सारे रिलीजन्स को हिंदुस्तान में एब्जॉर्ब किया गया, लेकिन हिंदुस्तान की जो यूनिक आइडेंटिटी थी, जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी, वो अभी भी बनी हुई है और वो हमेशा बनी रहेगी। हिंदुस्तान में जब मुगल्स आए तो हिंदुस्तान पूरा का पूरा मुगल नहीं हो गया। हिंदुस्तान ने मुगल्स को जगह दी, उनको अपने हिसाब से अडेप्ट किया और उनको मॉडिफाई किया, एक इंडियन टच वहां पे लाया। लेकिन हिंदुस्तान की जो अपनी डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है, जो हिंदुस्तान की टॉलरेंस वाली पर्सनालिटी है, जो हिंदुस्तान की वो पर्सनालिटी की ये ख्वाब है और इसमें हर किसी को जगह है, वो पर्सनालिटी हमेशा बनी रहेगी। हिंदुस्तान की जो आपस में घुल मिल जाने की पर्सनालिटी, ये जो डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है, एक दूसरे के काम आने, लोगों की जो एक दूसरे के काम आने की डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है, एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाना, एक दूसरे कल्चर्स को फॉलो करना, ये जो डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है ये हमेशा बनी रहेगी। हालांकि थोड़ा सा यूटोपियन बातें यहाँ पे हो रही है। अगर आप असलियत में देखें तो हिंदुस्तान में भी कई सारी जगह पे आपको हेटरनेस और ये सब देखने को मिलता है, बट स्टिल वी हैव अ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। हिंदुस्तान की अभी भी एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है।
तो नेहरू कहते हैं कि कंटिन्यूटी एंड चेंज डिफाइन इंडियन सिविलाइजेशन। हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन को जो है वो कंटिन्यूटी और चेंज डिफाइन करती है। इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट स्टैटिक, इट हैज नॉट स्टॉप्ड इन अ वे, it has not stopped on a particular point. It is not just limited to ancient past. Why you are again talking again and again that we are going to take India back to the ancient past? नेहरू कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन एंशियंट पास्ट तक लिमिटेड नहीं है। हमारा एंशियंट पास्ट अच्छा था, हम उसको भूलेंगे नहीं, बट वी आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू एंशियंट पास्ट। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान एक पेड़ की तरह है, एक ट्री की तरह है, जिसकी रूट्स पुरानी है, जिसका तन पुराना है, लेकिन तन क्या होता है? ट्रंक। जिसकी रूट्स पुरानी है, जिसकी ब्रांचेस शाखें पुरानी है, जिसका तन पुराना है, लेकिन इसके ऊपर जो टहनियां हैं वो नई नई लग रही है, इसके ऊपर पत्ते नए लग रहे हैं, फिर वो पत्ते उजड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। जड़ें वही हैं, ट्री वही है। हम अपनी रूट्स नहीं भूले हैं, लेकिन हम नई चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। कितनी शानदार एग्जांपल दी है मैंने। हिंदुस्तान एक पेड़ है, जड़ें वही है, ट्रंक तन वही है, लेकिन जो टहनियां हैं वो नई नई आ रही है, और साथ ही साथ उसके ऊपर जो पत्ते हैं वो भी नए नए आ रहे हैं, फिर झड़ जाते हैं, फिर नए आते हैं। इस तरीके से हम समय के हिसाब से अपने आप को अडैप्ट कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इट इज एब्सॉर्प्टिव एंड इंक्लूसिव नेचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। वो कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन का एक एब्सॉर्प्टिव और इंक्लूसिव नेचर है। वही बात होगी, एब्सॉर्प्टिव और इंक्लूसिव नेचर का मतलब क्या हुआ कि इंडियन सिविलाइजेशन नेवर रिजेक्टेड आउटसाइडर्स कंप्लीटली। अगर बाहर से कोई हिंदुस्तान में आया, किसी ने अटैक किया, किसी ने हमला किया, किसी ने इन्वेजन किया, किसी ने हमारे ऊपर रूल करने की कोशिश की, हमने उनको पूरे तरीके से रिजेक्ट नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि इंडियन कल्चर ही रहेगा और हम इस्लाम का कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम मुगल्स का कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम बुद्धिस्ट लोगों का कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम क्रिश्चियंस का कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ब्रिटिशर्स का कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं किया हिंदुस्तान ने। हिंदुस्तान एक खाब था और यहाँ पे हर किसी को जगह मिली, और हिंदुस्तान ने आर्यंस को भी एब्जॉर्ब किया, ग्रीक्स को भी एब्जॉर्ब किया, सेंट्रल एशियंस को भी एब्जॉर्ब किया, मुगल्स को भी एब्जॉर्ब किया, ब्रिटिश आइडियाज, साइंस और इंस्टीट्यूशंस को भी एब्जॉर्ब किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमने एब्जॉर्प्शन के चक्कर में सरेंडर कर दिया। इसका मतलब ये भी नहीं था कि हमने उनको ब्लाइंडली कॉपी किया। इसका मतलब ये था कि इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इनटू समथिंग इंडियन। हमने जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस थे उनको इंडियन बना दिया। अगर कोई ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अटैक किया, ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए, उन्होंने अगर यहाँ पे रेलवे लाए, उन्होंने अगर यहाँ पे एजुकेशन लाई, उन्होंने अगर यहाँ पे कोई बिल्डिंग्स के स्टाइल लाए, तो हमने उनका वेलकम किया, लेकिन हमने उनको इंडियन बना दिया, थोड़ा सा उनको इंडियन टच दे दिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए जब, तो हमने उनसे डेमोक्रेसी सीखी, हमने उनसे रूल ऑफ लॉ सीखा, हमने उससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दी। लेकिन हमने ब्रिटिशर्स से भेदभाव करना नहीं लिया, हमने ब्रिटिशर्स से जुल्म करना लोगों के ऊपर, उनसे ये नहीं सीखा। तो हमने अच्छी चीजें सीखी। इस्लाम इन इंडिया डेवलप्ड यूनिक इंडो इस्लामिक कल्चर। जब इस्लाम हिंदुस्तान में आया तो हम सारा का सारा देश इस्लामिक नहीं हो गया, बल्कि हमने एक नया कल्चर यहाँ पे डेवलप किया जिसको हम इंडो इस्लामिक कल्चर कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का जो इस्लामिक कल्चर है दैट इज फार मोर डिफरेंट देन अरब कल्चर। द इस्लामिक कल्चर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ऑफ अरब, ऑफ इंडोनेशिया, वहां का इस्लामिक कल्चर, हिंदुस्तान का इस्लामिक कल्चर इज टोटली डिफरेंट। सो बेसिकली वी मोल्डेड Islamic culture in India and we gave a new shape to this Islamic culture that was Indo-Islamic culture. British institutions were reshaped after independence. जो Britishers ने हिंदुस्तान में institutions लाए थे, we did not outrightly rejected those institutions. Rather we transformed those institutions into Indian touch. हमने उनको मोल्ड किया, ट्रांसफॉर्म किया। तो ये बेसिकली नेहरू कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद नेहरू इंडियन सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज भी करते हैं। देखो, इंडियन सिविलाइजेशन मैंने आपको बताया कि इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब है कि पिछले हजारों सालों से लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। तो जो हजारों सालों से लोग यहाँ पे रह रहे थे वो जातियों को भी मानते थे, जातियों के आधार पे भेदभाव भी करते थे, उनके बीच में छूतछात भी होती थी, उनके बीच में जेंडर इनइक्वालिटी भी थी, मर्द और औरत के बीच में भेदभाव भी होता था, और उनके बीच में एक्सेसिव रिलीजियस रिचुअलिज्म भी था। एक्सेसिव रिलीजियस रिचुअलिज्म का मतलब ये हुआ कि वो रिलीजन के जो रिचुअल्स होते हैं उनको बड़ा एक्सेसिवली फॉलो करते थे। रिलीजन के रिचुअल्स होते हैं मतलब जैसे आपको हवन करवाने हैं, यज्ञ करवाने हैं, बलियां देनी है, जनेऊ पहनना है, आपको जो है वो 5 बार नमाज पढ़ना है। तो ये जो एक्सेसिव रिलीजियस रिचुअलिज्म होते हैं, मतलब ऐसे रिलीजियस रिचुअलिज्म, धर्म के ऐसे रिचुअल्स जो बड़े एक्सेसिव होते हैं। जैसे
हिंदू हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी सैक्रिफाइसेस की बात की जाती थी कि आपको बलियां देनी है, आपको जो है वो इंसान का सैक्रिफाइस करना है। कुछ कुछ जगहों में ऐसा भी आता था, हालांकि ये ओवरऑल तरीके से नहीं होता था, लेकिन ऐसे ऐसे धर्म के अंदर चीजें बताई गई थी जिनको एक इंसान फॉलो कर ही नहीं सकता था। मतलब इट्स लाइक कि इंसान को अगर वो सब फॉलो करना पड़े तो इंसान मतलब इतना कुछ नहीं कर सकता था। तो नेहरू नेहरू बेसिकली इंडियन सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज भी करते हैं। वो क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर जो कास्ट सिस्टम था, जो अनटचेबिलिटी थी, जो जेंडर इक्वालिटी थी, जो एक्सेसिव रिलीजियस रिचुअलिज्म था, उसको वो क्या करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं। नेहरू लव्ड इंडिया, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे नेहरू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर ले। मतलब हिंदुस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को वो ब्लाइंडली आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लें। वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों का जो रहन सहन था उसके बीच में मतलब पूरी सिविलाइजेशन को उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि जो इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, जेंडर इनइक्वालिटी और एक्सेसिव रिलीजियस रिचुअलिज्म था, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उसके बाद उन्होंने रैशनलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म की बात की। रैशनलिज्म का मतलब क्या होता है? रैशनलिज्म का मतलब होता है तर्क, लॉजिकल, बीइंग लॉजिकल। मतलब किसी चीज का आप तर्क देखें, लॉजिकल हो आप, ऐसा ना हो कि आप किसी चीज को जो है वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने लग पड़े। जैसे कि आज हिंदुस्तान में क्या होता है या लोग क्या करते हैं, लोग एक पत्थर देखते हैं और कहते हैं उस पत्थर को ही भगवान मान लेते हैं और उसकी पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर थोड़ा सा कुछ मतलब चमत्कार तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ भी अगर चीज, जैसे मैं देख रहा था कि कुछ दिन पहले उधमपुर के अंदर पानी में कोई पत्थर तैर रहा था तो लोगों ने उसको पूजना स्टार्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे रैशनलिज्म नहीं है, यहाँ पे लॉजिक नहीं है। वो पत्थर क्यों तैर रहा था उसके पीछे की साइंस है, लेकिन वो नहीं लोगों ने समझी। लोगों को कुछ भी अनयूजुअल दिख जाता है तो लोग उसको जो है वो ब्लाइंडली पूजना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं पे छत के ऊपर से पानी गिर रहा है तो लोग उस पानी को चाटने स्टार्ट कर देंगे, बोलेंगे ये अमृत है, ये गंगा जल है। तो लोग बेसिकली ब्लाइंडली चीजों को एक्सेप्ट करने लग पड़ते हैं। तो रैशनलिज्म का मतलब होता है कि अंधविश्वास नहीं रखना है, चीजों को जो है वो आंखें बंद करके एक्सेप्ट नहीं करना है, बल्कि लॉजिक देखना है चीजों के पीछे का, कि अगर पत्थर तैर रहा है तो क्यों तैर रहा है, तो उनके पीछे का लॉजिक देखना है, रीजन देखना है। रैशनलिटी के साथ आपको चीजों को जो है वो जज करना है, आपको बेसिकली तर्क और लॉजिक, दिमाग लगाना है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब भी वही हुआ कि आप जो है किसी भी चीज को आप ब्लाइंडली एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि आप साइंटिफिक होते हैं उसके लिए। मतलब अगर पत्थर तैर रहा है तो आप उसका साइंटिफिक रीजन जानने की कोशिश करते हो, लॉजिक जानने की कोशिश करते हो, रीजन जानने की कोशिश करते हो, ना कि आप उसको पूछने स्टार्ट कर देते हो। और ह्यूमनिज्म का मतलब होता है कि एक ह्यूमन जो है वो सेंटर में होना चाहिए। मतलब ह्यूमन जो है ही शुड बी इन द सेंटर और एवरीथिंग शुड रिवॉल्व अराउंड द ह्यूमन। मतलब एक इंसान की वैल्यू होनी चाहिए, एक इंसान की जो है वो इज्जत होनी चाहिए, और एक इंसान की लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए आपको काम करना है। तो अगर आप मेडिवल टाइम्स की बात करें तो वहां वो मेडिवल टाइम्स में ह्यूमनिज्म नहीं होता था, वहां पे जो है वो रिलीजियस डोमिनेशन होता था। मतलब एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड रिलीजन। तो उस टाइम पे हर चीज रिलीजन के अराउंड सराउंड करती थी। मतलब इंसान को अपने एक्शंस भी वैसे करने होते थे कि जिससे कि रिलीजन सेटिस्फाई हो। मतलब आप रिलीजियस जो सेटिस्फैक्शन है या फिर जो रिलीजन जो कहता है वो उस टाइम पे आपको करना होता था। मतलब जो गवर्नमेंट होती थी वो भी रिलीजन के लिए काम करती थी, लेकिन आज के टाइम पे ह्यूमनिज्म है। मतलब गवर्नमेंट को हर चीज को इंसान के लिए काम करना है, ह्यूमन की लाइफ को बेटर बनाने के लिए काम करना है। तो इसके लिए नेहरू इसकी बात करते हैं। नेहरू कहते हैं ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई मॉडर्न साइंस एंड रैशनल थॉट। वो मॉडर्न साइंस से बड़े इन्फ्लुएंस थे, वो आज की जो साइंस विज्ञान उससे बड़े इन्फ्लुएंस थे, और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन के अंदर हम साइंस को इंक्लूड करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट इंक्लूड करें, रैशनलिज्म इंक्लूड करें, ह्यूमनिज्म इंक्लूड करें। वो रैशनल थॉट को बड़ा मानते थे। वो कहते थे कि आपके जो थॉट है, सोच है, वो लॉजिकल होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, आप अंधविश्वास को ना माने। ही रिजेक्टेड ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन, सपोर्टेड रीजन। उन्होंने ये जो ब्लाइंड फेथ होता है, अंधभक्ति, इसको उन्होंने डिस्कार्ड किया, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। उसी के साथ साथ उन्होंने सुपरस्टिशंस, ये जो अंधविश्वास हैं या फिर जो ये आप मिथ्स को फॉलो करते हैं, उनको उन्होंने डिस्कार्ड किया, और उन्होंने कहा कि जो है वो तर्क की बात होनी चाहिए, रीजन की बात होनी चाहिए। और इसी से क्या हुआ कि दिस लेड फाउंडेशन फॉर अ फंडामेंटल ड्यूटी रिलेटेड टू साइंटिफिक टेम्परामेंट अंडर आर्टिकल 51A। और इसी से यही उसका फाउंडेशन बना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई आर्टिकल 51A के अंदर,
आर्टिकल 51A के अंदर कई सारी हमारी ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और उसके अंदर जो है एक ड्यूटी ये भी डाली गई कि हर एक व्यक्ति को इस देश में जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। मतलब उसकी जो सोच है उसके अंदर साइंटिफिक जो है वो एलिमेंट्स होने चाहिए। इंसान जो है वो अंधविश्वास ना करे, चीजों को ब्लाइंडली फॉलो ना करे, बल्कि उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करे। उसके बाद तो वो चाहते थे नेहरू कि इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाए इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर। वो कहते थे कि कोई अगर सिविलाइजेशन ब्लाइंड फेथ के ऊपर टिकी हो तो वो सिविलाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती है, वो सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाती है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां पे लोग जो है वो अंधविश्वास रखते हो तो वो सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए वो चाहते थे कि अपनी इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर नेशनलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म को भी इंक्लूड किया जाए। उन्होंने जो है वो इंडिया का जो ट्रेडिशन कल्चर है उनको इग्नोर नहीं किया, उनको डिस्कार्ड नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप धर्म ना मानो, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप कल्चर्स ना मानो, ट्रेडिशंस ना मानो, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कल्चर्स भी मानो, धर्म भी मानो, ट्रेडिशंस भी मानो, लेकिन ये जो कट्टरपंथी है, ये जो अंधविश्वास है, ये निकाल दो। उसके बाद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, नेहरूज हिस्टोरिकल विजन। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर नेहरू का क्या हिस्टोरिकल विजन था, किस तरीके से नेहरू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखते थे। तो नेहरू ये विश्वास रखते थे कि पास्ट मस्ट बी अंडरस्टैंड नॉट वर्शिप्ड। वो कहते थे कि पास्ट को हमें समझने की जरूरत है लेकिन उसको पूजने की जरूरत नहीं है। पास्ट हमारा अच्छा था, बुरा था, अब छोड़ दीजिए, आप पास्ट को याद रखिए, कोई तकलीफ नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहना कि हम हिंदुस्तान को दोबारा एंशिएंट पास्ट में ले जाएंगे, हम वैदिक टाइम में ले जाएंगे, आज के 2000 साल पहले का भारत हम बनाएंगे, ये गलत है। वो कहते थे कि पास्ट को पूजना बंद कर दो, आप पास्ट को याद रखो, अपनी रूट्स को आप याद रखो, अपनी जड़ें आप याद रखो, लेकिन आप इसको पूजना, इसको वर्शिप करना बंद कर दो कि हम हिंदुस्तान को वापिस उस काल में ले जाएंगे, उस एरा में ले जाएंगे वेयर हिंदुइज्म वाज डोमिनेटिंग, देयर वाज द एज ऑफ वेदास, वेदास उस वक्त हुआ करते थे। तो आप ये मत कीजिए, आप उसको याद रखिए लेकिन आप पूछना बंद कर दीजिए। वो कहते थे प्रेजेंट मस्ट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, मतलब वो कहते थे कि आज प्रेजेंट जो है वो हिस्ट्री से उसको सीखना चाहिए, मतलब हमें इतिहास से सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि हमने क्या गलतियां की इतिहास में जो हम दोबारा ना करें। हमें इतिहास से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, इतिहास एक बहुत बड़ा टीचर होता है। द फ्यूचर मस्ट बी बिल्ट ऑन मॉडर्न वैल्यूज, लेकिन वो कहते थे कि जो फ्यूचर है हमारा वो मॉडर्न वैल्यूज के ऊपर बिल्ट होना चाहिए, वो मॉडर्न वैल्यूज के ऊपर जो है वो बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एंशिएंट टाइम्स में वापस चले गए हो, आप कह रहे हो कि आप 2000 साल पहले जैसा भारत बनाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्यूचर जो है वो मॉडर्न वैल्यूज के ऊपर जो है वो टिका होना चाहिए। हाँ, आप अपने ट्रेडिशन कल्चर्स को फॉलो करो, आप इतिहास को याद रखो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन सिविलाइजेशन मस्ट मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, साइंटिफिक प्रोग्रेस। वो कहते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसको डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस और साइंटिफिक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए, सेकुलरिज्म एंड का एलिमेंट आना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रोग्रेस होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। सेकुलरिज्म मतलब किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, हर धर्म बराबर होगा, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सोशल जस्टिस होना चाहिए, कोई किसी तरीके की जाति पाति नहीं होनी चाहिए, लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक प्रोग्रेस होनी चाहिए हमारे देश में, तो इसकी वो बात करते हैं। उसके बाद सिविलाइजेशन एंड नेशनलिज्म। अब सिविलाइजेशन और नेशनलिज्म के ऊपर नेहरू का क्या कहना था? नेहरू कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन इज सिविक नॉट रिलीजियस। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन सिविक है, रिलीजियस नहीं है। रिलीजियस सिविलाइजेशन कौन सी सिविलाइजेशन होती है? रिलीजियस सिविलाइजेशन का मतलब हुआ कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जो एक धर्म के ऊपर खड़ी हो। जैसे अगर कोई कहे, कई सारे लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, वो हिंदू सिविलाइजेशन है। People interchangeably use this term, Hindu civilization and Indian civilization, and they consider Indian civilization to be entirely Hindu civilization. But नेहरू कहते थे कि एक रिलीजन के ऊपर सिविलाइजेशन नहीं टिकी होती है। इंडियन सिविलाइजेशन हिंदू सिविलाइजेशन नहीं है सिर्फ, बल्कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो एक कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करती है, एक रिलीजन को बिलोंग नहीं करती है, बल्कि इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर हर किसी के लिए जगह है, हर धर्म के लिए जगह है, क्योंकि भारत एक सपना है और इस सपने में हर किसी की जगह है। तो हिंदू सिविलाइजेशन इज नॉट इक्वल टू इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन इज प्लूरल एंड कंपोजिट। वो कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन प्लूरल है, कंपोजिट है, इसके अंदर कई सारे धर्म आते हैं, कई सारे कल्चर्स, ट्रेडिशंस आते हैं, हर किसी के लिए जगह है, किसी एक धर्म के रिलेटेड नहीं है। इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन सिर्फ हिंदू सिविलाइजेशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर इस्लाम के भी एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, ब्रिटिशर्स के भी एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। तो ये एक कंपोजिट और प्लूरल सिविलाइजेशन है, ये एक धर्म से बनी हुई सिविलाइजेशन नहीं है, एक धर्म के ऊपर टिकी हुई सिविलाइजेशन नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेहरूज
थॉट ऑन इंडियन सिविलाइजेशन। इस तरीके से नेहरू जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर अपनी थॉट देते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए या फिर ई बुक चाहिए तो आप मुझे 9103113950 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। आपके सेमेस्टर के लिए मैंने बुक्स लिखी हुई हैं, खास करके ये जो आपका 7th सेमेस्टर की सारे के सारे मेजर्स हैं, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नेहरू का विजन समझते हैं इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन एक खाब है और इस खाब में हर किसी की जगह है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।